करेंगे। एंड गुड इवनिंग सभी को। ठीक है, और यार थोड़ा टाइम पे आया करो यार, ठीक है। रोज़ रोज़ का लेट मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। अगर ज़्यादा ना अभी चढ़ी हो तो मेरे क्लास से बाहर निकल जाना, ठीक है। इसे मैं टॉलरेट नहीं कर पाऊँगा, रोज़ रोज़ का ये लेट आना तुम लोगों का। चल नहीं पाएगा ऐसे, बाहर फेंक दूंगा क्लास के। ओके। हम्म, ये हिपोक्रेसी क्या होता है? मतलब कभी क्या लेट आया हूँ क्या मैं? हैं, टीचर टाइम पे आ रहा हो, तुम लोग को ज़्यादा ना भी सवार है। ध्यान से सुन लेना, कान खोल के। अगली बार अगर लेट हुए तो फिर ठीक नहीं होगा। ओके। हम्म, क्योंकि लेट आने वाले लोगों से मुझे सख्त नफरत है, पर ज़्यादा बस मुंह मत खुलाओ मेरा। हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग। शुरू करते हैं मॉक नंबर 8 पर। कैसा क्या लगा मॉक नंबर 8, जल्दी बताओ। और कितने क्या मार्क्स आए? कितने मार्क्स आए जल्दी से, जल्दी बताओ। मैं कम इन सर। आओ जल्दी, आओ बैठो जाके। जल्दी बताओ कितना स्कोर किया है सभी ने। क्या मतलब उल्टा चोर को चाल उड़ाटे? नहीं नहीं, कौन चोर, किसको चोर बोल रहा है यहाँ पे? हैं? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, हैप्पी बर्थडे दिव्या। बर्थडे तो 17 19, ओके। सौरभ 17, सुशांत 2.5 नंबर आया क्या तुम्हारा? आज मज़ा आया देखे? मॉडरेट टू टफ। हाँ सर, शीशा देखिए ना। नहीं, शीशा ऐसा नहीं है मेरे पास, ठीक है। कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। सर मैं टू गो टू टॉयलेट। इधर आ बेटा तुम अपना। तो मॉक 8 पे आता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। थोड़ा जल्दी करेंगे, एक्चुअल में क्लास शेड्यूल करना भूल गया था मैं आज, तो इसी वजह से। इट इज़ इट सेल्फ अ फंडामेंटल राइट एंड कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी। गलत है। सिर्फ दो है, 20 और 21, जिनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता, और कोई नहीं है जिसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता हो। आपको मैंने बताया था आर्टिकल नंबर 358, आर्टिकल नंबर 19 के तहत 6 जो फंडामेंटल राइट है वो सस्पेंड हो जाते हैं। आर्टिकल नंबर 359, आर्टिकल 19 को छोड़ के जो बाकी राइट्स हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन 20 एंड 21 ये कभी सस्पेंड नहीं होते। 19 वाला भी सस्पेंड नहीं होता है, पता है आपको? 19 वाला भी सस्पेंड नहीं होता है। कब, किस ग्राउंड में? जब इमरजेंसी लगती है तो 19 सस्पेंड नहीं होता। जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो और ये हमने सस्पेंशन ऑफ राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी कहाँ से लिया है? वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। तो एक्चुअली मैंने बताया था राइट्स इन इट सेल्फ आर नॉट सस्पेंडेड, बट राइट टू मूव द कोर्ट आर इज सस्पेंडेड, ओके। तो ये चीज़ पता होना चाहिए। तो पहला वाला तो यहाँ पर देखो साफ साफ गलत है, ठीक है। गलत है, गलत है, गलत है। ऑप्शन नंबर बी, सुप्रीम कोर्ट मे रिफ्यूज टू एंटरटेन अ पिटिशन अंडर आर्टिकल 32 इफ एन ऑल्टरनेट रेमेडीज अवेलेबल। अगर ऑल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल है तो सुप्रीम कोर्ट मना कर सकता है, बिल्कुल उसके पास ये अधिकार है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज द गार्जियन ऑफ ऑल द फंडामेंटल राइट्स, ऑब्वियस सी बात है। तभी अम्बेडकर जी ने इसको हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला था, बिकॉज इसके बिना कोई और राइट का कोई मतलब ही नहीं है ना। एंड देन यू कैन रिलेट यहाँ पर आर्टिकल नंबर 226, जिसके तहत हाई कोर्ट रिट इशू करता है, जिसका रिट जुरिस्डिक्शन वाइडर है एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन। एंड सो हाई कोर्ट कैन रिफ्यूज टू इशू द रिट, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। अब यहाँ पे क्यों रिफ्यूज़ कर रहा है? क्योंकि ऑल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल है इसलिए। और पार्लियामेंट किसी और कोर्ट को पावर दे सकता है रिट इशू करने का, ये पार्लियामेंट के पास पावर है। रिट्स ली कहाँ से? यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से। कितने तरह की हैं? 5 तरह की, हेबियस कॉर्पस, देन मैंडमस, देन प्रोहिबिशन, देन सर्शियरी एंड क्योर वारंटो। तो 5 तरह की रिट्स हैं, आपको पता होनी चाहिए, ओके। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पेरू करंट कंटिन्यूज टू दी कॉन्ट्रीब्यूट्स टू दी। और ये मैं इस पर ज़्यादा डेप्थ में जा नहीं रहा हूँ, बिकॉज पहले भी हम देख चुके हैं इसको, ठीक है। तो राम बाबू सीधा सीधा क्यों नहीं बोल देते हो कि ब्लॉक कर दो? हाँ, टाइम आउट कर दो।
स्पैम देखो यार, कोई करेगा तो फिर टाइम आउट ही मेरे पास एक ऑप्शन है। ओके, तो ठीक है, इसलिए इसको मैं ज़्यादा डेप्थ में लेके नहीं जा रहा हूँ कि हेबियस कॉर्पस इन सब का मतलब होता हूँ, सब देख चुके हैं। पेरू करंट कंट्रीब्यूट्स टू द एरिड क्लाइमेट ऑफ वेस्टर्न साउथ अमेरिका। ओके, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट इंश्योर्स आइस फ्री हार्बर्स इन नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप एंड अल नीनो वीकेंस द लैब्राडोर करंट नॉर्थ अटलांटिक फिशरीज। तो यहाँ पर आप देखो, ठीक है, दिस इज़ योर पेरू करंट, दिस इज़ योर पेरू करंट, जिसको कि हम्बोल्ट करंट के नाम से भी जानते हैं। अब जो ठंडा करंट होता है यहाँ की हवा को भी ठंडा करेगा, और जो ठंडी हवा होती है उसको मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे बारिश नहीं करेगी। मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ कोल्ड एयर इज़ लेस, और यहाँ की हवा ठंडी हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे बारिश नहीं होगी। यहाँ पर इसी वजह से आपको एटकामा डेजर्ट देखने को मिलेगा। ये सिर्फ यहीं की कहानी नहीं है, आप देखोगे तो जितना भी है ट्रॉपिक्स में आपको डेजर्ट्स देखने को मिलेंगे, वो वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ नामीब कालाहारी डेजर्ट है, यहाँ पे आपके मोजावे सोनरन डेजर्ट है, ठीक है। एटकामा तो मैंने बता ही दिया, सब वर्ल्ड का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट है। देन यहाँ पर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है। तो क्यों डेजर्ट है वो समझो, क्योंकि ये कोल्ड करंट है और वो हवा को ठंडा कर देगा, दैट्स वाई। ओके, तो ये चीज़ समझ में आती है। प्लस दूसरी चीज़ हमने पढ़ा था कि जहाँ पे भी कोल्ड एयर करंट, कोल्ड ओशन करंट और वार्म ओशन करंट मिलता है, वहाँ पर बेस्ट फिशिंग साइट होती है। वर्स्ट हार्बरिंग के लिए होती है, यानी कि शिप्स वगैरह डॉक करने के लिए, लेकिन मछली पकड़ने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बिकॉज यहाँ पर फॉगी कंडीशन बन जाती है। जैसे यहाँ ऊपर से लैब्राडोर आ रहा है, कुत्ता नहीं है भाई, ये करंट है, और नीचे से गल्फ स्ट्रीम आ रहा है, तो ये न्यू फाउंडलैंड कनाडा में मिलेंगे। ओके, ऐसे ही ओयाशियो ऊपर से आ रहा है, योशियो नीचे से जा रहा है, ये जो जापान का ईस्ट कोस्ट है वहाँ पे मिलेंगे, और यहाँ पे फॉगी कंडीशंस डेवलप करेंगे। जो वार्म करंट है वो इक्वेटर से ऊपर की ओर पोल्स की ओर ट्रैवल करता है, एंड जो कोल्ड करंट है वो पोल से इक्वेटर की तरफ ट्रैवल करता है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो जो गल्फ स्ट्रीम है ये इस तरह से गर्म करंट है, जी से गल्फ स्ट्रीम, जी से गर्म, ठीक है। वैसे तो हम ट्रिक याद करते हैं, वो बीपी कंपनी वाली जो ट्रिक है। तो गल्फ स्ट्रीम यहाँ से गया, ठीक है, और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बन गया ये। देन नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट फर्दर बाइफर्केट हो गया, ठीक है। ये जो ऊपर से आ रहा है अभी कैनरी करंट है, कैनरी करंट है, ठंडा करंट है, तो यहाँ कोई डेजर्ट होगा। कौन सा डेजर्ट है जल्दी बताओ, यहाँ पे कौन सा डेजर्ट है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, हाँ, मरुस्थल है, कौन सा है? सहारा डेजर्ट है। वैसे तो अंटार्कटिका है सबसे बड़ा डेजर्ट, लेकिन गर्म मरुस्थल की बात करेंगे तो इट इज़ सहारा। ओके, क्लियर इतनी चीज़। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, पेरू करंट कंट्रीब्यूट्स टू द एरिड क्लाइमेट ऑफ द वेस्टर्न साउथ अमेरिका, यस। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एंश्योर्स आइस फ्री हार्बर्स, बिल्कुल। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जब यहाँ से गर्म पानी लेके जाता है तो यहाँ पे जो बहुत ठंडी पड़ रखी होती है उस ठंडी को शांत करता है वो। ये जो भाई गर्म करंट है यहाँ पर थोड़ी गर्मी लाता है, और ये जो ठंडा करंट है यहाँ थोड़ी सी ठंडक लाता है, ठीक है। ये टेम्परेचर रीडिस्ट्रीब्यूशन का भी एक बेस्ट उदाहरण है। तो दूसरा भी सही होगा। अल नीनियो वीकेंस दी लैब्राडोर करंट इम्पैक्टिंग नॉर्थ अटलांटिक फिशरीज। देखो यार, इनका ना ये जो अल नीनो है, इनका इम्पैक्ट कोई करंट वरंट पे नहीं होता है। इनका इम्पैक्ट होता है वो जो हम देखते हैं बारिश इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, बारिश इन इंडिया, एंड यहाँ का जो फिशिंग वाला मामला चलता है। हमने पढ़ा था अल नीनियो में क्या होता है, जो 3 से 7 साल में आता है, कि जो गर्म पानी है यहाँ से जो डिस्प्लेस होना चाहिए था वो बैक मार जाता है, यहाँ इकट्ठा हो जाता है, तो यहाँ अपवेलिंग जोन नहीं बन पाता है, तो यहाँ पर फिशिंग ग्राउंड नहीं बन पाता ढंग से, फिशिंग नहीं हो पाती ढंग से। ऑस्ट्रेलिया में कम बारिश होती है और इंडिया में भी कम बारिश होती है और लेट बारिश आती है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। ओके, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? 1 and 2 ओनली होगा। अल नीनियो का कोई लेना देना नहीं है। अल नीनियो और ला नीना दोनों स्पेनिश वर्ड है। अल नीनो का मतलब होता है स्मॉल बॉय, और उसका मतलब होता है ला नीनिया का स्मॉल गर्ल। और ये भी पता होना चाहिए आपको कि ये जो भी करता है उसका उल्टा ला नीनिया है। ला नीनिया क्या करता है? बहुत बहुत खूब तेज मानसून लाता है, बहुत अच्छी बारिश लाता है वो, ठीक है। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लॉर्ड विलियम बेंटिक आउटलॉड सती थ्रू अ रेगुलेशन एप्लीकेबल अक्रॉस ब्रिटिश इंडिया। तो बेंटिक ने क्या किया था? सती खत्म किया था, बिल्कुल 1829 में सती को अबॉलिश किया था बेंटिक ने साथ ही साथ सर्किट जो कोर्ट्स हैं उनको भी अबॉलिश करने का काम किया था। तो पहला सही है। लॉर्ड डलहौजीज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंक्लूडेड टेरिटरीज विद अडॉप्टेड हायर्स। तो क्या ये सही है गलत है? बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है। और जो कैनिंग है उसका टेन्योर विटनेस दी फाउंडिंग ऑफ आईएनसी, गलत है, क्योंकि आईएनसी किसके टाइम पे बनी थी बताओ? आईएनसी किसके टाइम पे बनी थी? जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ, किसके टाइम पे बनी थी आईएनसी? ये जल्दी से बताओ। तो तीसरा वाला गलत हो जाएगा, ठीक है, तीसरा वाला गलत होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 and 2 ओनली, क्योंकि आईएनसी बनी थी डफरिन के टाइम पे, ठीक है, आईएनसी बनी थी डफरिन के टाइम पे।
और कैनिंग के बारे में बात करें तो कैनिंग के टाइम पे क्या हुआ था, कैनिंग के टाइम पे 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, 1857 की क्रांति वो हुई थी, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। नाउ फॉस्फोरस इज फाउंड ओनली इन द लिथोस्फीयर, नॉट इन गैशियस फॉर्म इन द एटमॉस्फेयर। सही कि गलत है ये, क्यों? फॉस्फोरस सिर्फ लिथोस्फीयर में है, गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। द फॉस्फोरस साइकिल लैक्स अ सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेरिक फेज। यस, ट्रू, ठीक है, दोनों सही हैं और सही एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। अब देखो होता क्या है ना, यहाँ पे बना नहीं है, फॉस्फोरस साइकिल होती है। फॉस्फोरस साइकिल में क्या होता है, फॉस्फोरस साइकिल में एक्चुअली में जो फॉस्फोरस है वो कंटेंट होता है रॉक्स में, जो चट्टानों में फॉस्फोरस होता है। चट्टानों की होती है वेदरिंग। अब वेदरिंग क्या होती है, वेदरिंग क्या होती है, वेदरिंग इज एन इन सितु एक्स सितु प्रोसेस। जल्दी बताओ, वेदरिंग इन सितु होता है एक्स सितु होता है? तो वेदरिंग होता है चीज़ों का टूटना, रॉक का, चट्टान का टूटना, इस कॉल्ड एज वेदरिंग। और ये एक इन सितु प्रोसेस है, मतलब जहाँ रॉक है वहीं पे टूट जाएगी, दैट इज वेदरिंग। अलग अलग तरह की होती है, फिजिकल होती है, केमिकल होती है, बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है। उसी से हमारा टर्म एसोसिएटेड एक्सफोलिएशन। अगर अभी आप देखोगे, चाहे वो सिलेक्शन पोस्ट हो चाहे स्टेनो आ चुका हो, ठीक है, जो लैंडफॉर्म वाला टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंस होल्ड कर रहा है अभी इनमें, जो हम पहले इग्नोर किया कर, मतलब मैं तो पढ़ाता ही हूँ लेकिन जनरली आप लोग बहुत इग्नोर करते थे बिकॉज क्वेश्चन उतने नहीं आते थे, लेकिन अभी क्वेश्चन आ रहा है और उसी से संबंधित है, ये ध्यान रखना। डाइस्ट्रोफिज्म से क्वेश्चन आया है स्टेनो में, ठीक है, डाइस्ट्रोफिज्म से, एंड जो आपके लैंडफॉर्म वाला है एस्कर, जो ग्लेशियर वगैरह बनाते हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा सा खासा ध्यान रखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। नहीं होगा तो मैं अलग से इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा, बिकॉज अब देखते हैं, अगला एग्जाम तो सीजीएल ही है क्योंकि स्टेनो तो आज खत्म ही हो गया। तो इन सितु प्रोसेस है। अब ये होता क्या है कि अब इरोजन होगा। इरोजन का मतलब क्या है, इरोजनल एक्टिविटी का मतलब इरोजनल एजेंट, जैसे रिवर हो गया, विंड हो गया, ग्लेशियर हो गया, ये इरोजनल एजेंट है, इसको बहा के ले जाएंगे, ठीक है, और पानी में मिला देंगे, लेट्स एग्जाम्पल। तो ग्राउंड वाटर में जाएगा, उसके थ्रू मान लो हमारी ह्यूमन बॉडी में आ गया, ठीक है, वो ग्राउंड वाटर में गया तो प्लांट्स उसको लेंगे, पानी पिएंगे कौन, जो जानवर है उनके बॉडी में जाएगा। तो इस तरह से पूरी फॉस्फोरस साइकिल जाती है, ठीक है, क्लियर है। तो दोनों सही हैं यहाँ पे। आप अगर फैटमैन में खोल के देखोगे तो वहाँ पूरी साइकिल्स बनी, वो चीज़ एक बार आप ध्यान से सुन लेना, ठीक है। सीजीएल पोस्टपोन होगा क्या, बिल्कुल होगा, ठीक है, बिल्कुल होगा। लाइट एंटर्स अ डेंसर मीडियम एट एन एंगल ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल विच इज द फॉलोइंग इज करेक्ट। बताओ कौन सा सही है। तो टीआईआर के लिए हम कंडीशन पढ़ते हैं, दो कंडीशन होती हैं, एक कि लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जानी चाहिए। डेंसर मीडियम वो होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, जैसे वाटर का कितना होता है 1.33 होता है, ठीक है, एयर का कितना होता है लगभग 1, ठीक है, 1.0000 थोड़ा सा बहुत 3 हो जाएगा, 1.0003, ठीक है। वाटर का कितना होता है 1.33 होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो ये डेंस है, ये रेयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज़्यादा है। अच्छा बताओ डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन व्हाट, in air or vacuum or upon speed of light in that medium, this is your refractive index। और 2.42 होता है, 2.42 होता है डायमंड का। और डायमंड में क्या देखने को मिलता है, डायमंड में हमें देखने को मिलता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। कैसे होता है, जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है लाइट, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल। और जब ऐसा होता है तो क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दैट इज टीआईआर के अगर एग्जांपल्स देखें तो एक तो जो ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है, जो ऑप्टिकल फाइबर वाला केस है वहाँ पे होता है, ऑप्टिकल फाइबर में भी आपको टीआईआर देखने को मिलता है। और कहाँ टीआईआर देखने को मिलता है, अभी तो बताया, डायमंड जो स्पार्कल करता है, डायमंड जो स्पार्कल करता है वहाँ पे, ठीक है। हिस्ट्री वन शॉट लास्ट बेनिफिशियल मॉडर्न, ठीक है, मिल जाएगा भाई, मिल जाएगा, चिंता मत करो, ओके। कंसिडर द फॉलोइंग, द ग्रेट ग्रैंडरी वॉज एट हड़प्पा, द ग्रेट बाथ एट मोहनजोदारो। बताओ सही है कि गलत है। धौलावीरा हैज़ अब धौलावीरा पे कल एक रील दूंगा, एक मेरा स्टूडेंट है अभी गया था वहाँ पे धौलावीरा में, वो ASI वगैरह में, मतलब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में है, तो गया होगा भी वहाँ पे, तो उसने वीडियोस वगैरह भेजी थी, तो वो वीडियोस के थ्रू आपको बताऊँगा धौलावीरा, ठीक है। पहला वाला गलत होगा, क्यों गलत होगा, क्योंकि ग्रेट ग्रैंडरी हो चाहे ग्रेट बात हो, दोनों मोहिंजो में, हड़प्पा में नहीं है। हड़प्पा में ग्रेट ग्रैंडरी नहीं है, हड़प्पा में ग्रैनरी है नो डाउट, लेकिन वो 6 ग्रैनरीज इन ईच रो, अगर आप रिकॉल कर सकते हो तो, ठीक है, 6 ग्रैनरीज इन ईच रो हैं, तो वो वहाँ पे देखने को मिलेगा हड़प्पा। धौलावीरा हैड अ यूनिक वाटर कंजर्वेशन सिस्टम, यस, धौलावीरा जाना ही उसी के लिए जाता है,
वाटर कंजर्वेशन सिस्टम के लिए, ठीक है। एंड लोथल वॉज अ सिग्निफिकेंट इंटरनल ट्रेड पोर्ट। इंटरनल तो नहीं था भाई ये, कोस्टल था, इंटरनल तो नहीं था लेकिन कोस्टल था। तो यहाँ पर अगर देखो तो पहला वाला तो यार बिल्कुल ही गलत है, पहला तो बिल्कुल ही गलत है। अगर मुझे कोई एक टिक करना होगा तो मैं बी टिक करूँगा, क्योंकि वैसे 3 भी पूरी तरीके सही नहीं, लेकिन एक तो बिल्कुल ही गलत है कि ग्रेट ग्रैंडी हड़प्पा में नहीं है, ठीक है, वो मोहनजो में है। एंड आई थिंक वहाँ पे आपका जो दिया है आंसर की वो आई थिंक गलत है, अगर शायद जितना मुझे, क्योंकि कुछ लोग आप में से लिख रहा हो, जितना मैं देख पा रहा हूँ ऑल ऑफ दी अबव, सॉरी 1 and 2, बट 1 and 2 नहीं होगा इसका, ये नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अलग है क्या अविनाश? ओके, हाँ 1-2 में होता होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। Consider the following about LAF, that is Liquidity Adjustment Facility. It helps RBI manage liquidity daily. Daily liquidity manage करने में RBI को help करता है LAF, Liquidity Adjustment Facility. पहला वाला स्टेटमेंट सही है गलत है? यस। LAF में आता क्या है? LAF में 2 चीज़ें आती हैं, रेपो रेट आता है एंड रिवर्स रेपो रेट आता है, 2 चीज़ें आती हैं LAF में, ठीक है। रेपो एंड तो सही है, ये भी लिखा हुआ है। OMO आर एग्जीक्यूटेड अंडर LAF, गलत है। OMO क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या किया जाता है इसमें? इसमें किया जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सेलिंग और बाइंग। सेलिंग कब करी जाती है जरा बताओ कमेंट में, सेलिंग कब करोगे? अगर तुमको RBI का गवर्नर बना दें तो तुम RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है इसके तुम चेयरमैन बन जाओगे, तो क्या करोगे बताओ, क्या करोगे तुम? नहीं बताओ। करण मीणा, रियल स्कैम यही है, सॉल्वर गैंग डमी कैंडिडेट्स और पिछले 2-3 साल में बहुत जॉब ले चुके हैं ऐसे, इंक्लूडिंग माई कजिन्स एंड मनी फ्रेंड्स। प्लीज स्टॉप दिस प्लीज। तो बताओ, तो सेलिंग कब करो? चलो, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सेलिंग कब करोगे? कब गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सेलिंग करोगे? तो भाई सेलिंग करके क्या होता है? सेलिंग करोगे पैसा लोगे, तो जब इन्फ्लेशन होता है तब, ठीक है, जब इन्फ्लेशन होता है तब क्या होता है? इन्फ्लेशन के केस में सेलिंग करी जाती है, ओके, सो दैट लिक्विडिटी को एक्सट्रैक्ट किया, लिक्विडिटी को कम किया जा सके, ठीक है, लिक्विडिटी को अपने पास बुलाया जा सके RBI के द्वारा। तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सेलिंग करना, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसी चीज़ को हम बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन, ध्यान रखना, इसी की गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सेलिंग या बाइंग को हम, सेलिंग और बाइंग को स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 2, ओके, क्लियर है? RR एंड रिवर्स रेपो रेट। और एक चीज़ ध्यान रखना, चलो छोड़ो, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड, डेट इसी से। नाउ डे सर गेट कॉल ड्यूरिंग क्लासेस, अच्छा, एंड जब क्लास नहीं होता तब तुम देखते हो कि क्लास मतलब कॉल आती कि नहीं आती है, क्यों? चलो भाई, आयनाइजेशन एनर्जी पे क्वेश्चन है कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज अक्रॉस अ पीरियड, बिल्कुल सही है। आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है? तो इट इज़ दैट मिनिमम एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस एटम, फ्रॉम अ गैसियस एटम, मतलब कितनी एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए। अब तो मुझे बताओ, हम जब नीचे जाते हैं डाउन द ग्रुप, तो आपको पता है कि नंबर ऑफ शेल बढ़ती जाती हैं। अब शेल बढ़ती जाती है तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस की दूरी बढ़ती जाती है, तो जो न्यूक्लियर जो चार्ज है वो भी घटता जाएगा, और जब घटता जाएगा तो इसका न्यूक्लियस का ऑन दी होल्ड ऑफ द लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो कम होता जाएगा। मतलब इसको निकालना बहुत आसान है। दैट मीन्स कि ऊपर से नीचे घटती है आयनाइजेशन एनर्जी और लेफ्ट से राइट में बढ़ती है। तो सही है ये, और जो भी चीज़ ऊपर से नीचे घटेगी वो लेफ्ट से राइट में बढ़ेगी, ये सिंपल आपको ध्यान रखना है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, बिल्कुल। अब ऊपर से नीचे में हमें पता है कि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, लेफ्ट साइड में डिक्रीज होता है, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। भाई एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस इसीलिए डिक्रीज है बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, सिंपल, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही हैं, और दोनों मतलब सही एक्सप्लेन भी कर रहा है वो, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगर अच्छा, अगर मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ आपसे कि इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी क्या होती है, तो क्या होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी?
तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज जो है ना इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल एटम। जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो एक न्यूट्रल एटम में तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? तो इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सिंपल सी बात यह है कि ऊपर से नीचे जाने में चाहे आयनाइजेशन एनर्जी हो, चाहे इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी हो, चाहे आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, तीनों ही घटती हैं तो लेफ्ट से राइट में बढ़ती हैं। समझ में आई चीज़? एक आयनाइजेशन एनर्जी हो, चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, चाहे इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी हो, तीनों ही ऊपर से नीचे में घटती हैं और लेफ्ट साइड में बढ़ती हैं। और क्यों? वही सेम रीज़न है आपका यहाँ पे। ठीक है, सेम रीज़न है यहाँ पे। और अच्छा बताइए किस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाईएस्ट होती है? रामनंदा ब्रोक कास्ट बैरियर्स। रामनंदा कौन थे? कबीर के गुरु थे। ये बिल्कुल बात सही है कि इन्होंने कास्ट बैरियर तोड़े। कबीर हार्मोनाइज्ड हिंदू इस्लामिक थॉट, यस। एंड सूरदास रिजेक्टेड आइडल वर्शिप, नहीं। ठीक है, ये कृष्ण जी की बहुत ज़्यादा वर्शिप करते थे तो 1 और 2 हो गए यहाँ पे। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज मोर सिग्निफिकेंट इन स्मॉल पॉपुलेशन, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन एरोज फिनोटाइपिक वेरिएंस, जीन फ्लो लीड्स टू स्पेसिएशन। अब देखो इस क्वेश्चन को ज़्यादा दिल पे नहीं लेना है कि यार ये चलो रट लेते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ ना ले, ना 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 ना। ये क्वेश्चन मैंने बनाया है, ठीक है, एसएससी ने नहीं बनाया है, पहली बात तो ध्यान रखिए। ऐसा नहीं पूछ नहीं सकता, बिल्कुल पूछ सकता। जैसे कि आपने आज भी एक क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन अब काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो अनीमिया वाला तुमने क्वेश्चन देखा होगा, अनीमिया वाला क्वेश्चन सिलेक्शन पोस्ट में आ चुका है, लेट मी टेल यू। ठीक है, और वो हमने इसलिए नहीं रखा है कि नहीं आ चुका है इसलिए रखा है, वो पहले ही रख दिया था। ठीक है, आया आई थिंक बाद में था। ठीक है, क्योंकि जो हम सोर्स यूज़ कर रहे हैं शायद वही सोर्स एसएससी भी यूज़ कर रहा है ना, तो शायद हो सकता है उसी वजह से। तो हो सकता है कि ये जो हम कर रहे हैं ये भी रिपीट हो, तो मतलब ठीक है, आपको देख लेना है, ऐसा नहीं कि एकदम इग्नोर मारना है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करने लग जाना है, बस मैं इतना कह रहा हूँ। ठीक है, बाकी तो जब आंसर की आएगी ना सिलेक्शन पोस्ट की तो हम देखेंगे अच्छे से उसको। सर आज मेरा एग्ज़ाम था कल, आपने कल बताया था पोर्ट वही आया था। अच्छा, चलो तो यहाँ पे तीसरा वाला गलत है एंड पहला दूसरा सही है। ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट स्मॉल पॉपुलेशन में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, और स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन एरोस फिनोटिपिक वेरिएंस। फिनोटिपिक मैंने बताया था, जीनोटिपिक होता है जीन वाला रेशियो, ठीक है, और फिनोटिपिक होता है जो फिजिकल अपीयरेंस, जिसको उसी को बोलते हैं फिनोटिपिक। ठीक है, चलो अगला है यहाँ पे मैच करना है। ये सोलर सिस्टम से क्वेश्चन है, क्यूपर बेल्ट, ओर्ट क्लाउड, एस्ट्रॉयड बेल्ट। तो एस्ट्रॉयड बेल्ट कहाँ होती है? मार्स और जुपिटर के बीच में, तो सी का 4 होगा, सी का 4 होगा। ठीक है, अब सी का 4 होगा तो ये दोनों तो हट गए, इन दोनों में होगा, एंड डी का 3 होगा, सी का 4 डी का 3। ठीक है, वुड क्लाउड जो होता है ना, ये भाई क्यूपर बेल्ट तो ये होता है जैसे मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, ये आपका एस्ट्रॉयड बेल्ट है। देन आपका जुपिटर है, सैटर्न, यूरेनस है, नेपच्यून है, देन आपका ये क्यूपर बेल्ट है। लेकिन वुड क्लाउड क्या होता है? वुड क्लाउड पूरा पूरा जो स्फेरिकल तरह से घेर के रखा है, यहाँ पर आपको लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स मिलेंगे। लॉन्ग पीरियड्स का मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है इनका जो रेवोल्यूशन का टाइम है अराउंड दी सन वो बहुत लंबा है एज कम्पेयर टू क्यूपर बेल्ट। तो A2B1 हो जाएगा, A2B1 ऑप्शन नंबर बी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड फॉर ग्रीन। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो द फॉलोइंग फीचर इज और आर पार्ट ऑफ बजट 2025। ठीक है, बजट 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 किस आर्टिकल में मेंशन है? बजट जरा बताओ जल्दी से। 2025। तो बजट क्या होता है? तो भाई पहली बात तो जो बजट है वो हमारे आर्टिकल नंबर 112 में बिल्कुल भी मेंशन नहीं है, बिकॉज वहाँ पे लिखा हुआ है प्रेसिडेंट। ठीक है, शैल कॉज टू बी लेट बिफोर बोथ द हाउसेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो एनुअल फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है उसी को ही हम बोल देते हैं क्या? उसी को ही हम बोल देते हैं बजट, लेकिन वो कहीं पे मेंशन नहीं है। ठीक है, तो वहाँ लिखा हुआ है बस कि प्रेसिडेंट शैल कॉज a statement of estimated receipts and estimated expenditure of the government of India for each financial year। फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है और कब खत्म होता है जरा बताओ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स, बिल्कुल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू किए जाने। एक्सपेंशन ऑफ सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स क्या है? तो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए गए ऐसे बॉन्ड, गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए गए ऐसे बॉन्ड जो कि ग्रीन प्रोजेक्ट्स में जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स को फैसिलिटेट करेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स को फैसिलिटेट करेंगे उनको हम बोलते हैं सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। ओके, काइंड ऑफ डेट सिक्योरिटीज़ होती हैं ये, ध्यान रखना, जिनको गवर्नमेंट ही इशू करके देती है। फिजिकल डेफिसिट टारगेट रिवाइज बिलो 5.5%, ये भी सही है। अगर आप देखोगे तो 4.4% टारगेट रखा है। ठीक है,
जीडीपी का 4.4% टारगेट रखा है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। ओके, क्लियर है। अगला देखते हैं। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। यस, मनी बिल सिर्फ लोकसभा में आ सकता है। इसका प्रोसीजर कहाँ पे? 109 आर्टिकल 109 में लिखा हुआ है कि लोकसभा में आ सकता है, पहली बात तो। फिर राज्यसभा में जाएगा, उसके पास सिर्फ 14 दिन का टाइम होता है उस पर रेस्पॉन्स देने के लिए। रेस्पॉन्स सिर्फ वो इतना दे सकता है कि वो लोकसभा को रिकमेंड कर सकता है कुछ अमेंडमेंट। खुद से अमेंडमेंट नहीं कर सकता है, सिर्फ अमेंडमेंट को रिकमेंड कर सकता है। ठीक है, तो राज्यसभा कैन नॉट रिकमेंड, ये गलत है। रिकमेंड तो कर ही सकता है, अमेंड नहीं कर सकता है। तो एज टू आर इज फॉल्स। ठीक है, और मनी बिल में प्रायर रिकमेंडेशन लेनी होती है किसकी? प्रेसिडेंट की। कौन सर्टिफाई करता है किसी बिल को? मनी बिल। जल्दी बताओ, हु सर्टिफाइज अ बिल एज मनी बिल? क्या इसमें जॉइंट सीटिंग अलाउड होती है? और कौन सा वीटो नहीं होता है प्रेसिडेंट के पास? तो स्पीकर ऑफ लोकसभा। और क्या उसका जो फाइनल होता है? फाइनल होता है नहीं होता? जल्दी बताओ। और नहीं होता है तो किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि नहीं होता है? जुडिशियल रिव्यू हो सकती है। जॉइंट सीटिंग अलाउड नहीं है। वीटो कौन सा नहीं है? सस्पेंसिव वीटो नहीं है, बिल्कुल लौटा नहीं सकता है प्रेसिडेंट, क्योंकि उसी से पूछ के लाया गया था। ठीक है, और केस कौन सा है? तो ये आधार केस है आपका, आधार केस है 2018 का, उसमें बोला था ये। देन वर्ल्ड हेल्थ डे पे आते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल, हमने आज सुबह भी देखा था। 7 अप्रैल 1948 को WHO इस्टेब्लिश किया गया। इसलिए नेशनल वोटर्स डे की बात करेंगे, 25 जनवरी को हुआ था। क्यों हुआ था? क्यों हुआ था? बिकॉज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ था 25 जनवरी को 1950 को, इसलिए। ठीक है, तो दिस का दिस होगा। 1 2 3 4 तो नहीं है ना अभी? क्यों 1 2 3 तो नहीं है? क्या क्या हो रहा भैया? नहीं, क्या हो रहा है ये? ठीक है, आसान सा है। अर्ली वैदिक सोसाइटी वॉज पैस्टोरल एंड ट्राइबल। पैस्टोरल का मतलब है चराते थे, मतलब गाय भैंस ये सब चराते थे। पैस्टोरल थे, ट्राइबल थे, सही है। लेटर वैदिक और पता है यहाँ पे विमेन की कंडीशन बहुत अच्छी थी। जो कास्ट सिस्टम है वो भी बहुत रिजिड नहीं हुआ था। लेकिन लेटर में आते 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 तक क्या हो गया कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिचुअल स्टार्ट हो गया, वर्ण सिस्टम स्टार्ट हो गया, एंड बहुत ही वो रिजिड हो गया। ठीक है, बहुत रिजिड हो गया, और विमेन की कंडीशन भी बहुत ख़राब हो गई। तो मेंशन कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स एंड वर्ण सिस्टम, सही है। ठीक है, वेदास मेंशन एग्रीकल्चर बट नॉट आयरन यूज। ऐसा तो नहीं है यार, क्योंकि आप देखो कृष्ण अयास, कृष्ण अया, श्याम अया। ठीक है, तो अयास तो मेंशन थे। अयास क्या होते हैं? अयास होता है मेटल। अया क्या होता है? मेटल होता है। तो मेटल तो मेंशन है ये तो फिर तो। ठीक है, ब्लैक मेटल, और वो आयरन को ही रेफर कर रहे हैं, आयरन को ही रेफर किया जा रहा है वहाँ पे। नाउ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, भाई मल्टीपल टाइम कर चुके हैं यार। ठीक है, शुरू के 2-3 लेक्चर में यही पढ़ा था हम लोगों ने कि क्या चीज़ फीमेल कंडीशन EVP मतलब। चलो 4-5 क्वेश्चन के आंसर नहीं तो गलत है। 4-5, एक वो गलत है वो जो ऊपर बताए थे ऊपर, और वो देख लेते हैं अभी। ठीक है, लास्ट में मुझे बताना किस किस से गलत लगे। वही होता तुम लोगों को, एक गलत है, सब गलत है। एज ए फैट मैन में तो वो 7-8 करेक्शन क्या बता दिए कि ये करना है। तो सर हमें डाउट हो रहा है सर, ये भी स्टूडेंट भेजते रहते हैं सर ये सर ये सर ये, हर चीज़ में सही है फिर भी डाउट हो रहा है। ठीक है, तो ये मतलब मैं ये नहीं बोलूँ ये ह्यूमन नेचर है, मुझे भी होगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ एक ही क्वेश्चन में है अभी तक तो जो मुझे दिखा है, बाकी तो आप बताना लास्ट में कंफर्म कर दूँगा। ठीक है, हाँ देवा बनोतू बोल रहे कास्ट टोपोग्राफी क्लाइमेट चेंज इंडिया 10 डेज करप्शन इंडेक्स नोडल मिनिस्ट्रीज ऑल क्वेश्चन आंसर टुडेस। ओके, देखो भाई मैं बोल रहा हूँ कास्ट टोपोग्राफी जो है ना, लैंडफॉर्म वाले टॉपिक से बेटा तैयार रहो, तुमको वीडियो दे दूंगा मैं। ठीक है, इसमें कास्ट टोपोग्राफी क्वेश्चन आ रहा है। लैंड कास्ट टोपोग्राफी किसको बोलते हैं बताओ जल्दी से। कास्ट टोपोग्राफी किसको बोलते हैं? क्यों भाई, कास्ट टोपोग्राफी याद है? ग्राउंड वाटर के द्वारा जो लैंड फॉर्म बनते हैं। क्यों बोलते हैं कास्ट? क्योंकि जो मेडिटेरेनियन सी के पास में एक रीजन पड़ता है कास्ट, ठीक है, जहाँ पे लाइमस्टोन और डोलोमाइट रॉक पाई जाती है, डोली जी, ठीक है, वहाँ पाई जाती है। तो इसलिए जो है वहाँ की रॉक सॉफ्ट होती है, एंड जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसको क्या करता है, धीरे 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 इरोड कर देता है। ठीक है, और वो डिपॉजिट भी हो जाता है। याद है स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट, है ना, सिंक होल, डलाइन, उवाला, उलाला नहीं बेटा, उवाला है वो। ठीक है, ओके चलो। तो कॉस्ट पुश सही है, कॉस्ट बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है ना वो बढ़ रहे हैं, इसलिए। फिलिप्स कर्व में इन्वर्स रिलेशन होती है। लैफर क्या होता है? घंटा, मतलब घंटे शेप का कर्व होता है। ठीक है, लैफर जो होता है बेल शेप्ड होता है, जो टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के कलेक्शन के बीच में हमें रिलेशनशिप दिखाता है। दिस इज फिलिप्स, दिस इज लैफर, दिस इज विच कर्व?
हाइपरबोलिक कर्व क्या है ये? एवरेज फिक्स्ड रेवेन्यू है। ये क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, जहाँ पे दो चीज़ों को प्रोडक्शन करने के डिफरेंट सेट ऑफ कॉम्बिनेशन। यहाँ पर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पर कर्व पे फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। यहाँ पे अनअचीवेबल, याद है? नहीं याद आ रहा है तुम्हें? और ये कौन सा है? ये इनइक्वालिटी कर्व, लॉरेंस कर्व बोलते हैं इसको। ये लाइन ऑफ इक्वालिटी है, स्ट्रेट लाइन। जितना ये नीचे है उतना ही इक्वालिटी ज़्यादा है। 0 गिनी कोफिशिएंट, फुल इक्वालिटी 1 कंप्लीट इनइक्वालिटी, ठीक है। देखो फिर आए एक भाई साहब, सीधा बोल दिया करो सर हमें टाइम आउट कर दो, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं क्लास के बीच में टॉलरेट नहीं करूँगा। आपका कुछ भी है आप बाद में बताना, ठीक है। अभी क्लास के टाइम पे सिर्फ चीज़ें जो चल रही हैं, ओके। ठीक है, तो ये एवरेज फिक्स्ड रेवेन्यू जो हाइपरबोलिक होता है, ध्यान रखना। फिलिप्स कर्व इन्वर्सलेशन है, बिल्कुल जैसे हमारा डिमांड कर्व होता है, कुछ उसी तरह का। और ये फिलिप्स कर्व फेल हो जाता है स्टैगफ्लेशन में, जहाँ पर इकोनॉमी स्टैगनेंट हो जाती, ग्रो भी नहीं कर रही और इन्फ्लेशन भी दबा के है, ठीक है। तो हाई अनएम्प्लॉयमेंट विद डिफ्लेशन नहीं भैया, विद इन्फ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का मतलब है स्टैगनेंट हो गई, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा और इन्फ्लेशन है बहुत ज़्यादा। तो तीसरा जो है गलत हो जाएगा। चौथ एंड सर देशमुखी वो टैक्सेस लेविड, भाई मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो गया। अब शिवाजी पे बहुत सारे हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया, एंड वो जो अनीमिया वाला है काफ़ी बार क्वेश्चन कर रहा है, इनको हटाने की आवश्यकता पड़ गई है, ठीक है। तो चौथ क्या होता है? 1/4 ऑफ द जो आपका जो भी है वो हम लेंगे, ठीक है। प्रोड्यूस है 1/4 ऑफ द प्रोड्यूस। सर देशमुखी एडिशनल 10% जो टैक्स लेवी करते थे। मतलब मराठा क्या करते थे? मराठा रेड मारते थे। वो ऐसा नहीं कि हम तुम्हारे आएंगे, ठीक है, और तुमको राजा को गद्दी से हटाएंगे और रूल कर, ना ना, हमें उससे मतलब ना है। आएंगे तुम्हें लूट के जाएंगे, तुमसे लूट मारी करेंगे, ठीक है, मतलब प्लंड वो करेंगे और बस करो अपना रूल। बेचारे मैसूर और इतना परेशान थे, मराठा आते थे कूट के चले जाते थे पैसा लेके, फिर आते थे फिर कूट के चले जाते थे, फिर आते थे फिर कूट के चले जाते थे। तो जो एंग्लो मैसूर वार हुआ था ना, तो उसमें हैदर अली ने चाल चली। मराठा से बोला 1 सेकंड, लूटना ही तो है ना, तुम्हें पैसा चाहिए, लो हम दे रहे हैं, इतनी फालतू में मगजमारी क्यों करनी है? क्यों फालतू में तुम ये वो हम मारेंगे, तुम मारोगे, ये सब कुछ होगा, इतना सब होगा, पैसा ही लेना है ना, लो जाओ। तो ये करके हैदर अली ने न्यूट्रलाइज कर दिया था। किसको? मराठा को। किसके? मतलब क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इनका सहारा लिया मराठा का, कि आओ तुम्हें रेड मारते हो ना, चलो साथ में करते हैं, आसानी से रेड मार लोगे। हैदर अली ने बोला लो पैसा ले यार मराठा, जाओ यार तुम, ठीक है, क्या फालतू में इतना करना मगजमारी। ब्रिटिशर्स को जो है न्यूट्रलाइज, मतलब इनको न्यूट्रलाइज कर दिया। सर क्या ट्रम्प भी तिवारी है? नहीं नहीं बेटा, ट्रम्प तिवारी नहीं है, ट्रम्प त्रिपाठी है। समझो मेरी बात को, तुम समझ नहीं रहे हो। इतनी बार तुम्हें बताया मनीष पॉल, ठीक है, कि ट्रम्प तिवारी नहीं त्रिपाठी है, और बस तुम देयर इज़ 1 स्टेप अवे फ्रॉम बीइंग ब्लॉक्ड, ठीक है। क्योंकि मैं तुम्हारी हरकतें नोटिस कर रहा हूँ इतनी देर से, तुमको लग रहा होगा कि नोटिस क्या नहीं कर रहे हैं, अब तुमको पता ना चला। तुमसे हमने 80 कुछ लगभग रुपए ऐंठवा लिए, तुमसे रेड मार ली तुम्हारी हमने, तुमको लग रहा था नोटिस नहीं कर रहे हैं। नोटिस सब कर रहे थे, हम इसलिए वो कर रहे थे कि जब तक तुम पैसा नहीं भेजोगे तब तक तुम्हारा कमेंट नहीं पढ़ेंगे, समझ रहे हो? ऐसे समझ रखा है क्या? राष्ट्रीय प्रधान वॉज एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स, तो बिल्कुल 8 मिनिस्टर्स का था ये, ठीक है। एंड शिवाजीज कोरोनेशन टुक प्लेस एट रायगढ़ 1674, मल्टीपल टाइम्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3। अब मोस्ट इंडियन भाई मैं करवा नहीं पाऊंगा, नहीं मुझे आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी अब। तो विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियाज 2025 G20 इनिशिएटिव इज और आर करेक्ट? कौन सा इसमें से सही है? इंडिया प्रपोज अ परमानेंट ग्लोबल डिजिटल हेल्थ फ्रेमवर्क, अ न्यू ब्रिक्स प्लस AI रिसर्च अलायंस वॉज फॉर्मली इनिशिएटेड, एंड इंडिया होस्टेड द G20 फाइनेंस टास्क मीटिंग एट कोलकाता। बताओ कौन सा सही है? कौन सा सही है इसमें? पनीर बनेगा आज? अरे बिल्कुल बेटा, अभी जाकर पनीर लेके आता हूँ, मटर थोड़ी सी, अब बना के एकदम चलो। तो आंसर क्या? तीनों है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव, तीनों ही यहाँ पे सही होंगे। अच्छा, ब्रिक्स प्लस की जब बात करता हूँ तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि ब्रिक्स कब बना था भाई, ये ध्यान रखना, ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आएगा, मिस मत कर देना। तो ब्रिक्स में टोटल पहले 4 कंट्रीज थी, 2009 में बना था ये, फिर 2010 में साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन किया, और फिर अभी रिसेंट में 5 और कंट्रीज ने ज्वाइन किया, तो 10 मेंबर हो गए इसमें भी, ठीक है। और 10 नहीं, टोटल 11 हो गए हैं, ठीक है। मतलब साउथ अफ्रीका ने अभी कंफर्म तो नहीं, सॉरी सऊदी अरेबियन, लेकिन वैसे 10 ही मान के चलो। एक तो ये तो आपका ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो इजिप्ट छठा, 7वां हो जाएगा आपका इंडोनेशिया नहीं, आप लिखो, इंडोनेशिया लास्ट में ज्वाइन किया था, इथियोपिया
ठीक है, 5 3 तो 5 6 7, ठीक है। 8वां ईरान, 9वां यूएई और 10वां इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया ने सबसे लेटेस्ट ज्वाइन किया, तो ये ब्रिक्स प्लस कंट्रीज़ हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ऑल ऑफ दी अबव आंसर होगा यहाँ पे। और ब्रिक्स की अगर बात करेंगे तो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द ब्रिक्स। पहली बात तो ध्यान रखना, ये रशिया में बना था 2009 में, रशिया में इसकी पहली मीट भी हुई थी। पिछली वाली मीट कहाँ हुई थी, कजान में, रशिया में ही हुई थी, जिनसे आज हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल जी मिले भी हैं जाके, है ना, ट्रम्प जो हमारे त्रिपाठी जी उनकी फील्डिंग सेट करने के लिए। बाकी क्या बोलते हैं, हाँ, इस बार वाली रियो में हो रही है और अगली वाली इंडिया में होगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कुछ इसकी न्यू डेवलपमेंट बैंक है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, शंघाई चाइना में है, ओके। एल्कली मेटल आर हाईली रिएक्टिव एंड स्टोर्ड इन केरोसिन, तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और केरोसिन में इनको स्टोर करके रखा जाता है, केरोसिन में स्टोर करके रखा जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और एकदम डार्क कंडीशन में रखा जाता है। एल्कली मेटल क्यों बोलते हैं, एल्कली मेटल जो पहले ग्रुप के मेटल होते हैं उनको बोलते हैं, क्या होते हैं वो, कैटरीना ने कार मांगी है, क्यों कैटरीना ने कार मांगी, मारेंगे झापड़ अभी तुम्हें, ज़्यादा कार और मांगोगे। हेलिना जो है वो कब्र से फरार हुई थी, ठीक है, कब्र से फरार, तो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ठीक है। तो इनको एल्कली मेटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो मेटल का ऑक्साइड होता है, जो मेटल का ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है, ठीक है, वो बेसिक नेचर का होता है। अब वो बेस जो पानी में घुल जाते हैं उनको एल्कली बोलते हैं, ये सारे घुल जाते हैं इसलिए इनको एल्कली मेटल बोलते हैं। फिर क्या, बेटा मांगे कार, याद आया, और स्कूटर बाप रोए, तो ये है एल्कलाइन अर्थ मेटल। और ये किस तरह की रिलेशनशिप होती है, डायगोनल रिलेशनशिप, याद आया कुछ, डायगोनल रिलेशनशिप लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में, ठीक है। तो मेनली हमें ग्रुप 2 और ग्रुप 3, सॉरी पीरियड 2 और पीरियड 3 के बीच में, पीरियड 2 और पीरियड 3 के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप देखने को मिलती है। तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं इसीलिए केरोसिन में रखा जाता है, बिल्कुल सही है। दे रेडिली फॉर्म आयनिक बॉन्ड ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी, बहुत जल्दी बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है, मतलब भरे पड़े हैं एकदम, ठीक है ना। होते हैं ना कुछ लोग, थोड़ा सा किसी ने हाय बोला नहीं कि बस उनको हाय लग गई, हाय बोला नहीं कि बस पिघल गए वो, उतने ही में, इतना ही काफ़ी था उनके लिए। अब तुम बताते हैं कौन कौन है ये कैटरीना ने कार मांगी, कौन सी, ऑल्टो जेन फरारी, ठीक, और फिर भी क्या मिली, क्या मिली, सिल्वर ऑडी, ठीक है। तो क्या है ये, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मर्क्यूरी, विच इज़ द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड स्टेट, दैट इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे, एंड दिस इज योर गोल्ड, ठीक है, रोल्ड गोल्ड कप, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब होता क्या ना, ये रिएक्टिविटी सीरीज है जो मैंने लिखी ना, ये क्या है, आपको कुछ लोग क्या कैटरीना ने कार मांगी, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, समझ लेना। ये रिएक्टिविटी सीरीज को दिखाता है, यानी ऊपर से नीचे जब जाओगे तुम तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, यानी बहुत रिएक्टिव है, थोड़ा कम और कम और कम, थोड़ा और कम सबसे कम, समझ रहे हो। तो रिएक्टिविटी सीरीज कम हो रही है। तो इसके बहुत फ़ायदे हैं, ठीक है। अब तुम बोलोगे कहाँ फ़ायदे हैं, हम बोलेंगे बहुत फ़ायदे हैं। देखो, सुमित मौर्य बोले थैंक यू सर, क्यों भाई, ये भी तो लिख देते सुमित, क्यों थैंक यू बोल रहा हूँ। अच्छा, PDF डलवाना है क्या वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है डलवा देंगे। हमें बताता हूँ कहाँ कहाँ यूज़ आता है, ध्यान से समझना। ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं लिखूँ ZnSO4 प्लस Fe, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक। लेकिन अगर मैं लिखूँ Zn प्लस FeSO4 तो ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस Fe। क्यों, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो उसने क्या किया, FeSO4 और FeSO4 में से तोड़ दिया Fe को, SO4 से बोलता कहाँ उसके साथ लगे, इधर आ यार, ठीक है, तो ले गया उसको। अब ये क्या था, आयरन नीचे था, तो आयरन कम रिएक्टिव है जिंक से, तो उसको डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा। आयरन क्योंकि कम रिएक्टिव है तो जिंक को जिंक सल्फेट से डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो इस चीज़ को। क्योंकि अब तुम खुद सोचो, मान लो ये हो तुम, ठीक है, और ये मान लेते हैं तुम्हारी कोई मित्र हैं, ठीक है। अब मान लो कि ये कोई आया और ये चाहता है तो ये कब कर पाएगा,
जब या तो ये ज़्यादा कमाता हो, ज़्यादा बहुत स्मार्ट वगैरह हो, सब कुछ हो, तभी तो कर पाएगा। ऐसे थोड़ी ना कोई आके हट जाएगा। तो ऐसे ही है जैसे जिंक सल्फेट है, ऐसे थोड़ी ना एफी के साथ चला जाएगा जब पता है कि एफी में तो वो काबिलियत है ही नहीं, जिंक में है। तो ये चीज़ होती है यहाँ पे, ये चीज़ काम करता है, ठीक है। एक तो ये प्लस ये जो होते हैं ये आपके रिएक्ट कर जाते हैं कोल्ड वाटर से। सोडियम और पोटेशियम ये कोल्ड वाटर से, ठंडे पानी से रिएक्ट कर जाते हैं। सोडियम ये जो के है ना, ये कैलियम शब्द से डिराइव्ड है, ये नाइट्रियम शब्द से डिराइव्ड है। तो ये कोल्ड वाटर में भी रिएक्ट कर जाते हैं। इनको चाहिए हॉट वाटर, इनको चाहिए भाप एकदम स्टीम। ये बोलते हैं हम ना रिएक्ट होंगे, ना 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 ना, ऐसे ही समझ रखा है का, ठीक है। और ये जल्दी फलती नहीं होते हैं। जैसे कि गोल्ड के लिए हमें अलग से लाना पड़ता है एक्वारेजिया। क्या लाना पड़ता है? एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है? HCl और HNO3 का रेशियो होता है, ठीक है, मतलब मिक्सचर होता है। किस रेशियो में? 3:1 के रेशियो में। सिल्वर में जो है ब्लैक कलर की कोटिंग लगती है, अच्छा हाँ, सिल्वर सल्फाइड की, ठीक है, क्लियर है। कॉपर में जो है कॉपर कार्बोनेट बन जाता है, CO3 ग्रीन कलर की कोटिंग होती है। अगर तुमने देखा हो कॉपर के जो यूटेंसिल्स होते हैं घर में, देखा है, तो उसमें देखने को मिलता है। हम्म हम्म। क्या लिखा है मनीष पॉल अभी? सर आपकी वजह से सिलेक्शन हो गया, इतना तो बनता है। सर पर सर क्या राजपूत ही रशियन है क्या? इसराइल के युद्धी या बेटा मनीष तुम रुक जाओ थोड़ा सा, अभी क्लास बस 2-3 क्वेश्चन बने, फिर डील करते हैं अपन दोनों लोग ही, ठीक है। बाकी सब लोग दर्शक बनेंगे, फिर अपन लोग ही सिर्फ डील करेंगे, ठीक है। आज फिर कर ही लेते हैं आज कि यादव यहूदी थे कि राजपूत रशियन थे, ठीक है। चलो तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए, ठीक है। दोनों सही है, दोनों वो सही एक्सप्लेनेशन है, रीज़न उसका। द ग्रेट हिमालयाज आर जियोलॉजिकली यंगेस्ट अमंग द 3। द शिवालिक्स आर मेड ऑफ अनकंसल्टेड सेडिमेंट्स। ट्रांस हिमालय लाइज साउथ ऑफ द ग्रेट हिमालय। ये तो बिल्कुल ही गलत है। आप देखो ट्रांस इधर है, ठीक है, देन इधर ग्रेट है, देन लेसर है, देन आपका शिवालिक आता है। ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ हम देख चुके हैं। तो ट्रांस ऊपर आता है यार, ठीक है, ट्रांस ऊपर आएगा, इट इज़ नॉर्थ, तो तीसरा गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो ग्रेट हिमालय यंगेस्ट नहीं होते हैं यार, ठीक है। ये यंग फोल्ड माउंटेन है, नो डाउट। हिमालय आर यंग फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं? जब दो, मतलब कि यंग फोल्ड माउंटेन बनते हैं जब दो जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री होती है, दोनों एक आपस में पास आती हैं, ठीक है। लेकिन तो ये और दो तरह के होते हैं फोल्ड, यंग और ओल्ड। जैसे कि अरावली जो है आपको जो देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है, अरावली, तो ये भी फोल्ड माउंटेन है, लेकिन ये यंग नहीं है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, जिनको रेजिडुअल माउंटेन भी बोलते हैं। बिकॉज यहाँ पर जो एक्सोजेनस फैक्टर हैं, दैट इज इरोजनल जो फैक्टर्स हैं, उन्होंने ज़्यादा काम किया है एज कम्पेयर टू जो हमारे और ये चीज़ ना, ये डाइस्ट्रोफिज्म डेन्यूडेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। जो इस तरह से भी सिलेक्शन पोस्ट और स्टेनो में मैंने पैटर्न ऑब्जर्व किया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर। तो थोड़ा सा इस पर हम ना फोकस मारेंगे, ओके। अब ये यंगेस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखो मैंने आपको बताया था, पहले ग्रेट हिमालय बना होगा, देन लेसर हिमालय बना होगा, देन शिवालिक बना होगा। तो यंगेस्ट कौन होगा? शिवालिक। और शिवालिक यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में एब्सेंट होते हैं, इनकी जगह कौन आ जाता है जरा बताओ? शिवालिक की जगह में कौन आ जाता है? कौन ले लेता है नॉर्थ ईस्ट में? तो द्वार ले लेता है, जो सॉफ्ट अनकंसोलेटेड डिपॉजिट होते हैं, सेडिमेंट होते हैं नॉर्थ ईस्ट में, ध्यान रखना है, ठीक है। लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में लॉन्गिट्यूडनल वैली दून, ठीक है। ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में पड़ती है क्या? यहाँ पे पड़ती है आपकी कश्मीर घाटी, कश्मीर वैली। और कश्मीर वैली आप रिकॉल कर सकते हो करेवा को, करेवा रिकॉल कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। बाकी जो ये पीक्स वगैरह हैं सब रिकॉल करो। फिर रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय याद है? रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय, IPS ऑफिसर याद है कुछ? ये इंडस है, ये सतलज है, ठीक है, ये काली है, ये तीस्ता है, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र है। तो यहाँ पे IPS, दिस इज़ योर पंजाब हिमालयस, दिस इज़ योर पंजाब हिमालयस, दिस इज़ योर कुमाऊं हिमालय, दिस इज़ योर नेपाल हिमालय, दिस इज़ योर असम हिमालय। तो ये रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय भी पकड़ के चलना। प्लस वो भी हिमालय जैसे कि कश्मीर हिमालय में करेवा पढ़ लिया, उत्तराखंड वाले हिमालय में पढ़ लिया बुग्याल, समर ग्रासलैंड होते हैं, प्लस भोटिया ट्राइब हो गई आपकी, ठीक है, और जो गुज्जर ट्राइब हो गई है ना, तो वो सारी ट्राइब भी आप ध्यान रखना। 22 इलेक्शन कमीशन इज़ अ मल्टी मेंबर्ड बॉडी फ्रॉम इंसेप्शन। एक अभी रील डलेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, आपको पता है राहुल गांधी जी ने एलिगेशंस लगाए हैं, ठीक है। मैं क्या SSC का नोटिस आया, द कमीशन हैज आल्सो कंडक्टेड रिगरस इवैल्यूएशन ऑफ द एग्जाम प्लेटफॉर्म एंड ऑपरेशन डिटेल्स इन व्यू दिस इट हैज बीन
सीजीएल एग्ज़ाम 13 अगस्त से स्टार्ट होगा आपका, ठीक है। सीजीएल पोस्टपोन हो चुका है, सीजीएल पोस्टपोन हो चुका है। सीजीएल फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से स्टार्ट होगा अभी। CGL will start from the first week of September. चलो, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ अ मल्टी मेंबर्ड बॉडी फ्रॉम इंसेप्शन, ये बात बिल्कुल गलत है। बिकॉज ये 1989 में पहली बार मल्टी मेंबर्ड बॉडी बनी थी। क्यों बनी थी? बिकॉज 61st जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 61वां संविधान संशोधन, ठीक है, उससे मल्टी मेंबर्ड बॉडी बनी थी। फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 10 ईयर्स, हर 5 साल में बनती है, 10 साल में नहीं बनती है। यूपीएससी इस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल नंबर 315, ये भी सही है, 315 से लेकर 323 के बीच में दिया हुआ है, ठीक है। 61st अमेंडमेंट से क्या किया गया था? वोटिंग एज को डिक्रीज़ किया गया था 21 से 18। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन थे, याद है आपको? पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन। एंड करंट में कौन है? ज्ञानेश कुमार है, ध्यान रखना इस चीज़ को। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉज बाई प्रोटोजोअन्स, प्रोटोजोआ से कौन डिजीज़ होती है? काला आजार, कौन सा प्रोटोजोआ? लेशमैनिया। मलेरिया, प्लाज्मोडियम। ट्यूबरक्लोसिस, ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। और अमीबिक डिसेंट्री, ये जो एंटेलिका हिस्टोलिका होता है, क्या नाम है उसका, ठीक है, एंटामीबा हिस्टोलिका, एंटामीबा हिस्टोलिका, लेशमैनिया, प्लाज्मोडियम। और आपका स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है? स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है? ट्रिपैनोसोमा से होता है। नहीं याद है? लिखो, पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो 1, 2 and 4। देन ये तो यार कर ही लिया होगा। एंड ये भी कर लिया होगा, इंक्रीजिंग स्क्रीन टाइम अमंग एडोलेसेंट्स इज डायरेक्टली लिंक्ड विद रिड्यूस्ड मेलाटोनिन सेक्रेशन। बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम रखोगे तो मेलाटोनिन आपका कम हो जाएगा। एंड ब्लू लाइट जो है वो क्या करती है? सर्केडियम रिदम्स को इम्पैक्ट करती है। और दोनों ही सही हैं आपके, ठीक है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। तो ख़त्म होता है, ठीक है। आज एनटीपीसी पूछा था, क्या पूछा था आज एनटीपीसी? क्या पूछा था आज एनटीपीसी में? यही सुकुमार सेन वाला। ये कैरियर भी आपको पता होना चाहिए यहाँ पर। और तुम्हें पता है कि मैं जल्दी क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे वीडियो बनाने की जल्दी है कि भाई सीजीएल पोस्टपोन हो गया, ठीक है। हूँ तो आखिरकार क्रिएटर ही ठीक है। तो काला आजार जो है, काला आजार किसकी वजह से होती है? काला आजार जो होती है ये होती है, लेशमैनिया होता है एंड सेसेफ्लाइज होती हैं। और स्लीपिंग सिकनेस जो होता है ट्रिपैनोसोमा, सो जा ट्रिपैनोसोमा, ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस, सो जा। परमार ही पुतिन है बेटा, बहुत पहले जाओगे, पटेल, ठीक है, पटेल ही पुतिन है। हाँ चलो भैया, जल्दी जल्दी वीडियो बना ले ठीक है, चलो भाई, क्योंकि पढ़ाई के वीडियो में तो व्यूज़ आते नहीं यार, उन्हीं ज़्यादा हो जाएगा फिर, ठीक है। मैं टीचर्स के राज खोल दूंगा, टीचर्स लोग गुस्सा हो जाएंगे। तो खैर बताना ज़रूरी भी है ना, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं सो रहे होंगे, तो उनको बताना भी ज़रूरी है ना कि भैया सुधर जाओ, ठीक है। अच्छा ये बताओ अब क्या करना चाहिए, बताना अभी, ठीक है, मैं वीडियो डालूंगा। और ये बताना कि फर्स्ट वीक से होगा तो अब क्या करना चाहिए, क्योंकि यार मैंने कुछ ना बड़े टाइम बाद घूमने का प्लान बनाया था एक कि सीरियल ख़त्म हो जाएगा, तो फिर उसी टाइम मैंने टिकट्स वगैरह करवाई थी। अब मैं जो है दिमाग ख़राब हो रखा है मेरा। चलो भाई, थैंक यू। और ये बता देना वन जो बम शॉट हैं वो कब क्या करवाएं? कल तो रक्षाबंधन है, तो सुबह लोगों ने मना कर दिया था, तो इसलिए ने परसों का शेड्यूल करवाया था। बताना कैसा क्या रखा जाए, ठीक है। अरे थैंक यू। थाईलैंड चला जाए? हाँ चलते हैं बेटा शर्मा। चलो भाई, थैंक यू सर। मैंने 3.0 से हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, दे हेल्प मी अ लॉट। पर क्या गंगाधरी शक्तिमान है? बेटा तुम्हारे पैसे हो गए वेस्ट, क्योंकि मैं जा रहा हूँ वीडियो बनाने। धन्यवाद।